दोस्तों, पिछली कक्षा में पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोगों ने राजस्थानी शैली के अंतर्गत मारवाड़ शैली पे चर्चा किया और मारवाड़ शैली के साथ साथ उसकी अन्य सभी जो महत्वपूर्ण उपशैलियां हैं जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मायने रखती हैं, उन पर भी हमने विस्तृत और बहुत बेहतरीन चर्चा किया। कल की कक्षा में हम लोगों ने मारवाड़ शैली की जितनी भी उपशैलियां थी प्रमुख रूप से उन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आज अगली कड़ी है हमारी राजस्थानी शैली के अंतर्गत कौन सी शैली? ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली आज दोस्तों हमको पढ़ना है? ढूंढाड़ शैली पढ़ना है। यह क्लास नंबर 47 होगा आपका कला का। और ढूंढाड़ शैली के साथ साथ उसकी जो महत्वपूर्ण उपशैलियां हैं दोस्तों, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल सर है। मैं आप सभी का आपके इस चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ आपको एक चीज ये ध्यान देना है दोस्तों कि आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आइएगा, देखिएगा, बहुत मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत विशेष टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ रहे थे। राजस्थानी, कौन सी शैली? राजस्थानी शैली। इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक शैली आती है जिसका नाम है ढूंढाड़ शैली। क्या नाम है? ढूंढाड़ ढूंढाड़ शैली। आज हमारा बिंदु यही है। कौन सा? ढूंढाड़ शैली। हम ढूंढाड़ शैली को पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका किसी भी प्रकार से गलती करने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाए, आप सही करके आए। ये जो ढूंढाड़ शैली है, ये ढूंढाड़ नामक राज्य है, जो ढूंढाड़ नामक स्थान है, उस स्थान पर पनपने वाली या विकसित होने वाली शैली को ही ढूंढाड़ शैली कह दिया गया। इस शैली की या ढूंढाड़ राज्य की स्थापना, अगर हम बात करें ढूंढाड़ राज्य की या ढूंढाड़ नगर की स्थापना किसने की, तो कछवाहा कछवाहा वंश के राजपूतों ने कछवाहा वंश के राजपूतों ने इस ढूंढाड़ नगर की, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की और यहाँ पर पनपने वाली, पुष्पित, पल्लवित, विकसित होने वाली शैली को ही इस नगर के नाम से जोड़कर ढूंढाड़ शैली नाम रख दिया जाता है। दोस्तों, कछवाहा वंश के राजपूतों ने इस ढूंढाड़ नगर की स्थापना की। अगर हम बात कर ले ढूंढाड़ शैली की, ढूंढाड़ शैली की, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे इस ढूंढाड़ नामक स्थान है, इसके नामकरण की, इसके नामकरण की आखिर किस आधार पर इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। तो दोस्तों, अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है इस ढूंढाड़ नामक राज्य या स्थान की नामकरण के बारे में। एक ढूंढ नाम का राक्षस हुआ करता था। आप देखेंगे ढूंढ, एक ढूंढ नामक या नाम का राक्षस था। क्या था? राक्षस था। बताया जाता है, विद्वानों का, कुछ अलग विद्वानों का मानना है इस ढूंढाड़ नगर का जो नामकरण हुआ, इसका नाम ढूंढाड़ इसी ढूंढ नामक राक्षस के नाम पर पड़ा। कुछ अलग विद्वानों का मानना है कि इसका नाम ढूंढाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक ढूंढ नाम की नदी बहती है। किस नाम की? यहाँ पर एक ढूंढ नाम की नदी बहती है, जिसके कारण, किस नाम की? ढूंढ नाम की नदी बहती है। इस नाम की नदी के कारण इसका नाम जो है ढूंढाड़ पड़ गया। और कुछ अलग विद्वानों का अपना अलग ही मत है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, क्या,
कि ढूढ़ाड़ नाम इस राज्य का, इस नगर का इसलिए पड़ा कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जो मरुभूमि या उजड़े हुए टीले थे, उनसे उजड़े हुए टीलों से युक्त मरुभूमि के कारण ही इस स्थान का नाम ढूढ़ाड़ पड़ गया। ये तो बात दोस्तों नामकरण की हो गई, इसके ढूढ़ाड़ के नामकरण की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ढूढ़ाड़ के नामकरण की बात हो गई। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ उपशैलियां भी आती हैं, इसको भी देख लीजिए। उपशैली, इसके अंतर्गत कुछ उपशैलियां आती हैं, जैसे जयपुर पहली उपशैली है, अलवर है, उनियारा है, उनियारा शैली है, और एक है शेखावटी, शेखावटी। ये महत्वपूर्ण 4 उपशैलियों पे हमको ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत मेरे प्यारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, इस पे हमको चर्चा करनी है। जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होगा उस पर हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नामकरण की, नामकरण तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत, जो शैली है ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत ढूढ़ाड़ शैली, इसका नामकरण तो पढ़ लिया, किसके मतलब किन किन विद्वानों के अनुसार, अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है इसके नामकरण को लेकर। कछवाहा के राजवंशों ने, कछवाहा के राजपूत, कछवाहा वंश के राजपूतों ने इसको, इसकी स्थापना की, ढूढ़ाड़ राज की या ढूढ़ाड़ नगर की। इसकी कुछ उपशैलियां हैं जिसको हमने अभी भी देखा। अब हम बात कर लेते हैं पहली उपशैली की, जिसका नाम है जयपुर, जयपुर उपशैली। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर उपशैली। आइए देखते हैं, चलिए, ये जो जयपुर उपशैली है मेरे भैया, इसके अगर हम बात कर ले इसकी स्थापना की, किसकी, इस जयपुर नगर की। अभी तो हम शैली पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत थोड़ा सा जान लेते हैं क्या इस नगर के बारे में। जयपुर शैली के तो पढ़ेंगे, पढ़ना ही पढ़ना है जयपुर शैली। थोड़ा सा जयपुर नगर के बारे में बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है। अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना की, किसकी, इस जयपुर की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर सन 1727, 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी। भैया ध्यान दीजिएगा, सन 18 नवंबर सन 1727 को सवाई राजा जयसिंह ने, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, इसी ने इस नगर की स्थापना की, किसकी, जयपुर की। ध्यान दीजिएगा, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को हुई। कब, 1727 ईस्वी को हुई। और किसने इस नगर की स्थापना की, तो उसका नाम यही है, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। इसी ने इस नगर की स्थापना की। यह तो बात हो गई स्थापना की। अब हम बात कर ले इस जयपुर के या जयपुर शैली के अन्य नाम भी हैं। इस जयपुर शैली के मेरे प्यारे दोस्तों कुछ अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम। अन्य नाम देख लेते हैं, चलिए। इसका अन्य नाम एक है आमेर शैली, भी इसे कहा जाता है, आमेर शैली। इसी को अंबा शैली भी कहा जाता है, अंबा शैली। इसी को कछवाहा शैली भी कहा जाता है। किसको, इसी जयपुर शैली को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस जयपुर शैली को आमेर शैली, अंबा शैली, कछवाहा शैली भी कहा जाता है।
साथ ही साथ इस जयपुर की बात कर ली जाए, जयपुर नगर को, तो इस जयपुर नगर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस भी कहा जाता है। किसको? इसी जयपुर को। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस जयपुर को? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा हो रही है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। कहा जाता है किसे? जयपुर को। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। आप देखे होंगे मारवाड़ शैली जब हम पढ़ रहे थे, तो मारवाड़ शैली को, मारवाड़ को मारवाड़ को मारवाड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मारवाड़ को ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। मारवाड़ को ब्लू सिटी कहा जाता है और इस जयपुर को पिंक सिटी की उपमा दी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जयपुर शहर का वास्तुकार अगर बात कर ले तो विद्याधर भट्टाचार्य इस जयपुर शहर के, हम बात कर ले वास्तुकार के, जयपुर शहर के वास्तुकार की, तो विद्याधर विद्याधर भट्टाचार्य। ये विद्याधर भट्टाचार्य इस जयपुर नगर के वास्तुकार थे। दोस्तों क्वेश्चन सीधा सीधा हिट करेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इन महत्वपूर्ण फैक्टों को याद रखिएगा कि किसको पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? इसी जयपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? मारवाड़ को। ये पहले ही हमने देख लिया था। वास्तुकार कौन था इस जयपुर शहर का या जयपुर नगर का? वास्तुकार कौन था जयपुर राज्य का? तो जयपुर नगर का वास्तुकार यही था दोस्तों, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ भाग रहे हो भैया? चलिए, ये बात हो गई। विद्याधर भट्टाचार्य जो है इस शहर का वास्तुकार था। दोस्तों कछवाहा राजवंशों ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। यही आमेर अभी हमने पहले ही पढ़ा, देख लीजिएगा। इसका अन्य नाम है क्या? अन्य नाम की चर्चा हमने की थी ना, आमेर। ये रहा आमेर से। ये जो आमेर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आमेर को कछवाहा राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? किसको? आमेर को कछवाहा राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाई। आप देखेंगे जयपुर जो मुगल, उसमें भाई राजस्थानी चित्रकला जब चल रही थी, लगभग लगभग उसी के समकालीन मुगल चित्रकला भी चल रही थी, मुगल शासन, मुगल वंश भी समय चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जयपुर का मुगलों से निकट संबंध होने के कारण, यानी जयपुर का जो राजवंश उस समय था, उसके जो राजा थे, उनका बहुत ही अच्छा संबंध मुगलिया सल्तनत से भी था, जिसका परिणाम हमें यहाँ के यानी जयपुर शैली के चित्रों में मुगल शैली की झलक स्पष्ट दिखाई देने लगती है या देती है। यानी कहा जा सकता है कुल मिला जुलाकर कि अजमेर के शासक का अच्छा संबंध मुगल के शासक से होने के कारण मुगल शैली का प्रभाव इस जयपुर शैली में स्पष्ट दिखाई देता है। बस कहने का इतना सा मतलब है। दोस्तों इस शैली में या इस क्या हम पढ़ रहे हैं, जयपुर नगर में या जयपुर राज्य में, जयपुर के क्षेत्र में, जयपुर राज्य में, जयपुर नगर में तमाम प्रकार के राजा हुए, बहुत अच्छे अच्छे।
कछवाहा वंश के तमाम प्रकार के राजा हुए। कुछ राजाओं का इस शैली के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है माना जाता है। कौन कौन से राजा थे जिनको माफ करिएगा, हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत प्रमुख राजाओं को हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख शासक जयपुर के, ध्यान दीजिएगा, जयपुर के अगर प्रमुख शासकों की बात कर ली जाए जयपुर क्षेत्र के, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं राजा भारमल का। इसका राजा भारमल का। राजा भगवान दास, राजा भगवान दास, राजा सवाई मिर्जा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा राम सिंह, राजा जय सिंह द्वितीय। दोस्तों, ये राजा भारमल, राजा भगवान दास, राजा सवाई मिर्जा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा राम सिंह, राजा जय सिंह द्वितीय। और आप देखेंगे कहीं न कहीं आपको प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह और राजा जगत सिंह, ये महत्वपूर्ण शासक हैं, इस जयपुर शैली के अंतर्गत आते हैं। जयपुर राज्य के ये महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। आप देखेंगे जयपुर राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में राजा भारमल, राजा भगवान दास, राजा सवाई मिर्जा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह द्वितीय, राजा जय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, राजा जगत सिंह आदि राजाओं का इस जयपुर नगर के विकास में तथा जयपुर शैली के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, इस चीज को एकदम अखिया कुतरिया से स्कैन कैला, न कह पावा तो टोंगा में गठियाला। बस इतने रिक्वेस्ट बा। तो दोस्तों, ये तो हो गए महत्वपूर्ण शासक इस जयपुर राज्य के अंतर्गत जो आते थे, जिनका बड़ा ही इस शहर के विकास अथवा शैली के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये जो जयपुर शैली है, इसको विद्वानों ने 3 चरणों में बांट दिया। विद्वानों ने इस जयपुर शैली को कुल 3 चरणों में विभक्त कर दिया। आइए देखते हैं। जयपुर शैली के 3 चरण, ध्यान दीजिएगा। जयपुर शैली के 3 चरण हम बात कर ले। अगर प्रथम चरण की हम बात कर ले, प्रथम चरण की किसकी? आप देखेंगे कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार विद्वानों ने जयपुर शैली को कुल 3 चरणों में विभक्त कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया।
ताकि पढ़ने में थोड़ी सुविधा हो सके। जो पहला चरण है इसमें आप देखेंगे सचित्र ग्रंथों व छतरियों यानी सचित्र ग्रंथों व छतरियों के बने चित्र ठेठ राजस्थानी शैली के प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, झलकते हैं। जो सचित्र ग्रंथ के चित्र हैं, जो छतरियों के चित्र हैं, उसमें आप देखेंगे कि राजस्थानी एकदम ठेठ राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये पहले चरण की बात हो गई। हम बात कर लें दूसरे चरण की। दूसरे चरण की अगर हम दूसरे चरण की बात कर ले दोस्तों, तो दूसरे चरण में आप एकदम कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि मुगलों का संबंध जो था, यानी मुगलों से संबंध के कारण मुगल शैली के प्रभावित अधिक चित्र बने। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि हमने भी पहले ही चर्चा किया था कि जयपुर के शासकों का मुगल के शासकों से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। कुछ लोगों का, कुछ शासकों का। वही कारण रहा है कि इस जयपुर शैली में मुगल शैली के प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये दूसरे चरण की बात हो गई। अच्छा, इसी दूसरे चरण में आप देखेंगे कि इसी शैली में मुगल कलम की नफासत के साथ लोक शैली का भी मिश्रण दिखाई देता है। यानी मुगल कलम की नफासत के साथ लोक कला शैली का एकदम सम्मिश्रण दिखाई देता है, और उससे उभर कर जो नई शैली आती है उसी को यह जयपुर शैली कहा गया है। उसी को कौन शैली कह दिया गया है दोस्तों? जयपुर शैली कह दिया गया है। अर्थात बाद में इसे किस नाम से जाना गया? जयपुर शैली के नाम से जाना गया। दोस्तों, तीसरे चरण की हम बात कर लें, तीसरे चरण की बात कर लें तो तीसरे चरण में आप देखेंगे इस तीसरे चरण का जो शुभारंभ हुआ वह 18वीं सदी में हुआ। तीसरे चरण का शुभारंभ 18वीं सदी में हुआ। आप देखेंगे इस शैली में राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं उभर कर एकदम सामने, स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। इस तीसरे चरण में आप देखेंगे कि 18वीं सदी में यह तीसरा चरण प्रारंभ होता है, और इस राजस्थानी चित्रकला की, राजस्थानी शैली की जो मूल विशेषताएं थी वो उभर कर सामने आने लगती हैं। किस चरण में? इस तीसरे चरण में। ये तो बात हो गई तीनों चरणों की। अगर हम बात कर लें प्रारंभिक चित्रों के बारे में, प्रारंभिक चित्र किसके? इस जयपुर शैली के। तो आप देखेंगे प्रारंभिक चित्रों की अगर बात कर ले दोस्तों, तो प्रारंभिक चित्रों में आदि पुराण और सचित्र भागवत बहुत स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग टाइम के जो है ये चित्र माने जाते हैं। कौन? आदि पुराण और सचित्र भागवत। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये टोंगा में गठियावे वाली बात भाई आपके। ये प्रारंभिक चित्र हैं किस शैली के? जयपुर शैली के। आदि पुराण और सचित्र भागवत इस जयपुर शैली के प्रारंभिक चित्रों में गिने जाते हैं। यानी यहीं से इस शैली का प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो भगवान दास हैं, ये जो सचित्र भागवत पुराण है दोस्तों, थोड़ा मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं। जो सचित्र भागवत पुराण है, ये सचित्र भागवत पुराण है, ये भगवान दास के काल में चित्रित हुआ था। यह भी बात आपको याद रखना है। किसके समय में? राजा भगवान दास के समय में या भगवान दास के काल में यह सचित्र भागवत जो है किसके समय में चित्रित हुआ? यह भगवान दास के काल में, भगवान दास के समय में। मेरे प्यारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं,
उन्हीं के समय में चित्रण होने का काम इस पर हुआ। किसके समय में? राजा भगवान दास के समय में। कौन सा? ये सचित्र भागवत का चित्रण इसी के समय में चित्रित होता है। ये बात टोंगम गठियाल हमारे भैया लोग। आगे बढ़िएगा। एक नाम है, इतिहास में बहुत अच्छा नाम मिलता है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। एक बड़ा अच्छा नाम मिलता है राजा मानसिंह का। क्या नाम मिलता है? थोड़ा ऊपर और चलो भैया। बस बस स्टॉप। हाँ, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह राजा मान सिंह। इसके बारे में दोस्तों आप देखेंगे, इसने जो राजा मानसिंह था, इसने आमेर के भवनों का विस्तार करवाने का काम किया। आमेर के भवनों का विस्तार कराने का काम किया। किसने? राजा मान सिंह ने। अच्छा, आमेर के भवनों का विस्तार तो करता ही करता है, साथ ही साथ अलंकरण युक्त चित्र भी बनवाने का कार्य किया था। यही राजा मान सिंह। इसलिए कह रहे हैं, माफ करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके बारे में। आप देखेंगे कि जो यशोधर चरित्र है, यशोधर चरित्र का चित्रण आप एकदम इचिजिया को, इस यशोधर चरित्र के चित्रण को एकदम टोंगम गठियाल भैया कि ये जो यशोधर चरित्र है, इसका भी चित्रण राजा मान सिंह के ही काल में हुआ था। बहुत ही विख्यात है ये। है बिंदुआ तनी नोट कर लती मकवामला भैया लोग कि यशोधर चरित्र का चित्रण यही राजा मानसिंह के समय में ही हुआ था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कि मानसिंह के यानी इसके समय में, चाहे मानसिंह की छतरी हो, मुगल गार्डन हो, मानसिंह की छतरी के साथ साथ मुगल गार्डन हो, भावपुरा की छतरी हो, हम यही कहीं लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि लिखबे नहीं करते, केवल बोल देते हैं। इसी मानसिंह के समय में आप देखेंगे भावपुरा या इसी की जो है मानसिंह की छतरी, मानसिंह की छतरी, चाहे भावपुरा की बात कर ले, चाहे मानसिंह की छतरी की बात कर ले, चाहे मुगल गार्डन की बात कर ले। किसकी? मुगल गार्डन की बात कर ले। मुगल गार्डन, चाहे मुगल गार्डन की बात कर ले, आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण का कार्य इसी राजा मान सिंह के समय में होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रजमनामा है, रजमनामा 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 का भी चित्रण, रजमनामा का भी चित्रण इसी के काल में मुगल दरबार में, इसी के काल अथवा समय में हुआ था। यह भी बात याद रखना है आपको कि रजमनामा का चित्रण इसी के काल में मुगलिया या मुगल दरबार में
हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। और जो कवि बिहारी हैं, एक बहुत ही प्यारे कवि हैं, बिहारी जी का नाम आपने सुना होगा। कवि बिहारी भी इसी के संरक्षण में रहा करते थे, किसके? राजा मानसिंह के समय में। अगला नंबर आएगा, हम बात कर लेंगे अगले राजा की, अगले शासक की, सवाई मिर्जा राजा जयसिंह की। किसकी? थोड़ा ऊपर चलिए, बस। सवाई मिर्जा, ये यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। सवाई मिर्जा राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। अगर इसके टाइम की बात कर लें तो 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक, यह भी बात आपको याद रखना है इसके बारे में, इसके काल से संबंधित जानकारी। यानी सवाई मिर्जा राजा जय सिंह 1699 से लेकर 1743, यानी कुल लगभग 44 वर्षों तक का काम मामला रहा इसका। इस समय के दौरान सवाई राजा मिर्जा जय सिंह ने, आप देखेंगे कि यह बहुत ही बड़ा महान ज्योतिषाचार्य था। यह महान, ध्यान दीजिएगा, यह महान ज्योतिषाचार्य था। महान ज्योतिषाचार्य के साथ साथ यह महान कला प्रेमी था। महान कला प्रेमी के साथ साथ यह बहुत बड़ा विद्वान था। अच्छा, ये सारी खूबियां इसके अंदर थी सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अंतर्गत। ये महान ज्योतिषाचार्य था, यह महान कला प्रेमी था, यह महान बहुत बड़ा विद्वान था, तथा इसने बहुत बड़े पैमाने पर अपने शासन के काल में, अपने समय में तमाम चित्रकारों को आश्रय देने का भी काम किया, यानी संरक्षण भी देने का काम किया। किसने? यही राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह, आप देखें नहीं जो संरक्षण देने का काम किया, आप देखेंगे कि यही सवाई मिर्जा राजा जयसिंह, इसी ने जयपुर नगर की स्थापना भी की। किसने? इसी जयपुर नगर की स्थापना किसने की दोस्तों? यही सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने। आगे आप देखेंगे कि भले ही राम सिंह ने इस नगर को गुलाबी रंग देकर और खूबसूरत बनाया, जिसके आधार पर इसे पिंक सिटी कह दिया गया बाद में। वो राम सिंह ने थोड़ा सा इस पर सहयोग दिया, भाई इसको गुलाबी रंग से रंगवा दिया, गुलाबी रंग दिया, जिसके कारण इसे पिंक सिटी बाद में कहा गया। लेकिन इस नगर की स्थापना करने का श्रेय यही राजा मिर्जा जय सिंह को जाता है। ये बात आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, मथुरा हो, उज्जैन हो, बनारस हो, चाहे आप ध्यान दीजिएगा, जंतर मंतर का नाम आप लोग सुन ले होंगे, वह बतावे चलते। बस 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 बस, कहा थे तो चलिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले भैया। हाँ, देखिएगा, चाहे जयपुर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे बनारस हो, यानी जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर इसी राजा मिर्जा जयसिंह ने वेधशालाओं का, वेधशालाओं का, वेधशालाओं अर्थात
जंतर मंतर। अरे दिल्ली भी ऐड कर लीजिए, दिल्ली तो हम भुला ही रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जंतर मंतर का निर्माण करवाने का कार्य किया या निर्माण करवाया यही राजा जयसिंह ने। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे मथुरा हो, वहां पर इन्होंने जो है वेधशाला अर्थात जंतर मंतर का निर्माण कराया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जयपुर में चंद्रमहल हो, साथ ही साथ आप देखेंगे जयपुर में जयपुर में चंद्रमहल हो। चाहे जयपुर के चंद्रमहल की बात कर ले, चाहे जय निवास की बात कर ले, जय निवास के साथ साथ ताल कटोरा की बात कर ले, ताल कटोरा के साथ साथ सिसोदिया रानी के महल की बात कर ले, तो ये सब सारी चीजें आप देखेंगे। इन सारे भवनों का निर्माण भी किसने करवाया था? यही शासक मिर्जा जयसिंह ने। चाहे ताल कटोरा की बात कर लीजिए, चाहे जयमहल की बात कर लीजिए, चाहे सिसोदिया रानी के महल की बात कर लीजिए, चाहे इस चंद्रमहल की बात कर लीजिए जयपुर में जो बना है, इन सभी के निर्माण का श्रेय मेरे प्यारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं इसी राजा मिर्जा जयसिंह को जाता है, जिसका कार्यकाल, जिसका समय 1699 से लेकर कब तक था? 1743 तक, यानी 1699 टू 1743 एडी। हम थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानी तो मजा न लियो। चलो ये तो बात हो गई भैया इसकी। अब हम बात कर ले अगले राजा की, थोड़ा सा चूंकि अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात कर ले। जो एक नाम ही बड़ा है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। यूक्लिड की रेखा गणित को संस्कृत में अनुवाद कराने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है, अर्थात किसको? यही जो राजा सवाई मिर्जा जयसिंह है। इसी के समय में आप देखेंगे यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। एक बहुत ही बड़े थे जिनका नाम है विद्वान रत्नाकर पौंडरिक। विद्वान रत्नाकर पौंडरिक। विद्वान रत्नाकर पौंडरिक को भी अगर संरक्षण देने का काम किसी राजा ने किया तो यही राजा है राजा सवाई मिर्जा जयसिंह। इसी ने विद्वान रत्नाकर पौंडरिक को संरक्षण देने का काम किया। आप देखेंगे यही राजा सवाई जयसिंह मिर्जा जयसिंह, यही राजा अश्वमेध यज्ञ भी कराता है। अश्वमेध यज्ञ भी कराता है यही राजा। और हिंदू राजाओं में अश्वमेध कराने वाला यह अंतिम राजा भी माना जाता है। कौन? मिर्जा जयसिंह। यह बात आपको एकदम टोंगा में गठिया लेवे को। बस इसके आगे दोस्तों हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना फीडबैक तो अवश्य देख दीजिएगा। आप लोगों के लिए निःशुल्क अगर प्रयास किया जा रहा है, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं मिल भी नहीं सकता। ये चीज़ आप मैच भी करा लीजिएगा और हमारे समझाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो कम से कम कुछ ना करिए, कम से कम वीडियो देख लीजिए, परीक्षाओं में काम आ जाए।
आपका भला हो जाए, आपका भला हो जाए, हमको और क्या चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।